जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, Shima sir. Thank you so much. तार साहब, आप देख रहे हैं कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान की सिचुएशन पूरी दुनिया कंसर्न्ड है। और रशियन लीडरशिप भी फ़ोन कर रही है इंडिया में, कुछ लीडरशिप पाकिस्तान में फ़ोन कर रही है, यूएन सेक्रेटरी जनरल भी बोल रहे हैं। इंडिया ने आज पानी बंद कर दिया है, उधर से उन्होंने ड्रिल शुरू कर दी हैं सिविल डिफेंस की। उनकी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हमें सिविल डिफेंस की ड्रिल्स करनी है। और साथ में वो अपनी जो सी बेस्ड माइंस हैं उनके भी टेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट कर रहा है। क्या देख रहे हैं तार साहब, ये क्या बनेगा? जंग हो रही है, क्या खोएंगे, क्या पाएंगे हम? मतलब वो 1.4 बिलियन है, हम भी 25 करोड़ हैं। अब दोनों के पास इस तरह के हथियार हैं, चलाएं तो हर चीज साफ हो जाएगी यहाँ पे। तो कैसे देखते हैं आप शीमा सिचुएशन? साहब, मैं सबसे पहले मैं आज दोनों कंट्रीज के बारे में बात करना चाहूंगा कि क्या लूज किया है, क्या गेन किया है, और आगे आजकल क्या हो रहा है। जिस तरह कल फिरोजपुर के अंदर जो है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि कल वहां पे उन्होंने लाइटें खुद बंद की हैं, कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान ने साइबर अटैक किया। इससे पहले ये बताना चाहूंगा, मैं जंगों के हक में नहीं हूँ शीमा साहब। मैं खुद जंगों को प्रमोट भी नहीं करता, और मैं बिल्कुल दोनों साइडों पे मेरे फीलिंग्स है, दोनों साइड। मैं जिस तरह पाकिस्तान है, मुझे उतना ही भारत से भी प्यार है, लेकिन इसमें कई चीजें नई टेस्ट की गई है। नई टेस्ट कई चीजें टेस्ट हो चुकी हैं। अब मैं वो दोनों कंट्रीज के बारे में बताना चाहूंगा कि इस वक्त पहले बात करना चाहूंगा भारत के हवाले से। भारत ने इसमें से क्या गेन किया, क्या लूज किया। चीमा साहब, सबसे पहला जो नुकसान भारत को यह हुआ है कि जाफर एक्सप्रेस का हादसा जो है वो भी कश्मीर के इस हादसे के बराबर आ गया। अब क्वेश्चन ये हो रहे हैं कि वो पाकिस्तान वाली साइड ये कहती है कि जाफर एक्सप्रेस जब वहां पे सैटेलाइट पे बातें हो रही थी, वो बातें किन से हो रही थी, हमारे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है। सबसे बड़ा नुकसान ये भी हो चुका है। दूसरा, जो अमेरिका की तरफ से रिस्पॉन्ड आया है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, वो इस तरह ही आया जिस तरह कहते हैं शेर आया, शेर आया। रोजाना जब शेर आया की बात होती है तो लोग कहते हैं जी लोग इतबार ही नहीं करते। हम्म। लोग कहते हैं जी इनका तो हर 4 साल बाद यही काम है, फिर दोबारा शुरू करके तो कर देते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि भारत का मीडिया जो है वो बड़ा बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ है। जाली चीजें करा करा के अब क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। चौथी चीज ये थी कि मोदी साहब को पॉलिटिकल डैमेज ये हुआ है कि पहले भी पिछले इलेक्शन में उनको अक्सरियत हासिल नहीं, जो वो डिमांड कर रहे थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सीटें वो तो उनको नहीं मिले थी। लेकिन अब मजीद डिक्लाइन हुआ है। आज इस वक्त कांग्रेस के जो एक लीडर है वो आज राफेल का मजाक उड़ा रहे हैं। उनके साथ मिर्चें और लेमन बांध के वो मजाक उड़ा रहे हैं। प्रेशर भी बहुत है। इससे उनकी पॉपुलैरिटी मजीद, क्रेडिबिलिटी उनकी भी और पॉपुलैरिटी उनकी भी खराब है। तीसरा सबसे बड़ा जो नुकसान मैं समझता जो हुआ है कि वो बावर कराना चाहते थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन, बिलखसूस अमेरिका को, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट चॉइस अगेंस्ट चाइना। उससे उसको नुकसान पहुंचा। उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है वो एक्सपोज हुई। उनके हेलीकॉप्टर्स जो है उनके कैपेबिलिटी एक्सपोज हुई है। राइफल तैयारे जो उन्होंने लिए हैं उसकी कैपेबिलिटी डैमेज हुई है। फ्रांस अब कह रहा है कि हमारा सिस्टम मजीद ग्राउंड ग्राउंड इक्विपमेंट भी हमसे खरीदे जाए। और उनको खदशा है कि राफेल तैयारे जिस इन्होंने जाम किए हैं, कुछ दिन पहले पाकिस्तान आर्मी ने उनके राफेल तैयारों को जाम कर दिया था। जो वो एक उड़ान उन्होंने ली थी उनको वापस जाना पड़ा। तो वो जो एक अमेरिका को एक तासर दिया जा रहा था कि चाइना को रोकने के लिए वी आर द ओनली वन हु कैन डू इट, डिलीवर इट, उस एक इमेज को भी धचका पहुंचा है। और उसके बाद उससे बड़ा एक डैमेज ये हुआ है कि इनकी अपने इंटेलिजेंस फेल्योर है। अब लोग अपना कहते ये है कि 7 लाख फौज कश्मीर के अंदर है तो उनके पास इंटेलिजेंस क्यों नहीं थी इस चीज की? क्या वजह? वो रोक क्यों नहीं पाए? इस इतनी बड़ी एक सक्सेस, इतनी बड़ी आर्मी, इतनी बड़ी रिसोर्सेज, सैटेलाइट, ये सारा, इसके बावजूद ये सारा कुछ क्यों? लाचारगी की हालत ये है, कमजोरी की हालत इस वक्त भारत की ये है। वो कहते हैं क्या पिद्दी का शोरबा। बांग्लादेश भी अब कहता है कि हम 7 सिस्टर स्टेट्स के ऊपर हमला करेंगे, चिकन नेक के ऊपर हमला करेंगे।
हिस्ट्री के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो उस वक्त चीमा साहब 1962 की वॉर चाइना के साथ थी। चाइनीज फौरन उन 7 स्टेट्स के आसपास आ जाते हैं, दुखती रग के पास आ जाते हैं। अगली बात यह है कि चाइना ने हिमालय में अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी। ये सारे नुकसान हैं। उसके बाद ये है कि पहले भी ब्रिक्स की अफादियत जो है वो कम हो चुकी थी। क्वाड और आकस वगैरह सारे हिट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले ही लपेट दिए नेटो के साथ, तो वो सारा। तीसरा, आज जो हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट है उसमें फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि वी नीड सपोर्टर्स नॉट प्रीचर्स। फ्रस्ट्रेशन। इसमें उन्होंने एक चीज का एतराफ किया है कि हमारे दोस्त हमें प्रीच कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो किस तरह करें, आपने प्रूफ भी नहीं दिया उनको। इस वक्त अभी तक आपने कोई प्रूफ नहीं दिया। वो जो लोग मार के गए थे उनको जमीन खा गई या आसमान निकल गया, वो कोई पता नहीं। और इस जदीद दौर में हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट आपके पास मौजूद हैं, डॉग्स आपके पास मौजूद हैं, सैटेलाइट आपके पास मौजूद हैं, 7 लाख फौजी आपके पास है। दुनिया आज प्रूफ मांगती है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी आपकी आवाज नहीं सुनी, यूनाइटेड नेशंस ने भी आपकी आवाज नहीं सुनी। आज बल्कि सलामती काउंसिल का इजलास हो। ये सूरत हाल भारत की मैं बताई। अब मैं बताना चाहूंगा पाकिस्तान वाली साइड। पाकिस्तान ने आज एक पॉइंट इंटरेस्ट कम कर दिया है हालते जंग में आगे। सिंबलाइज क्या करता है? हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है। एक ऐसे आर्मी चीफ साहब जो कि खुद अपने आप को खबरों में नहीं रखते थे, आज उनका आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में छप चुका है कि ही इज अ मैन ऑफ द आयरन। आज आपका उनके बारे में इंडिया के अंदर आर्टिकल छप चुका है, जिहादी जनरल। MI6 जो है वो उनके बारे में कह चुकी है कि ही इज डिटरमिन्ड। जो न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल है उसमें भी ये लिखा गया कि ही इज वेरी सीरियस, ही इज अपनी बात पर कायम रहने वाले और अपना वेरी डिटरमिन्ड, नो कंफ्यूजन, क्लियर विजन के साथ। दूसरा चीमा साहब उसमें जो पाकिस्तान को ये पता चल गया कि अगर हालात खराब होते हैं हमारे साथ कौन कौन खड़ा होगा। चाइना ने खुल के सामने आ गया। ना सिर्फ उन्होंने मिसाइल दिए हैं, उन्होंने जो आर्मी एक्सरसाइजेज हिमालय में शुरू कर दी है, उससे उनको ये पता चल गया कि आगे फ्यूचर में भी चाइना हमारे साथ खड़ा होगा। टर्की का शिप आ गया कराची, ये भी पता चल गया। और ये चीजें सारी जो एक कमजोर स्टेट जिसके बारे में पिक्चर एक पेश की जाती थी कि वो आज बैंकरप्ट हुआ या कल बैंकरप्ट हुआ, वो इसमें विक्टोरियस नजर आ रहा है। खान साहब की स्टोरी जो है वो इस वक्त कहीं नहीं चल रही है, कोई नहीं बेच रहा है बिल्कुल ना। यूनाइटेड पीटीआई टूट के बल्कि आधी पीटीआई आज आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी पाकिस्तान। तो इस सारे कश्मीर के चीजों के अंदर अगर देखा जाए तो भारत का बहुत नुकसान ऑलरेडी हो चुका है क्रेडिबिलिटी के हवाले से। एक रीजनल पावर जो कहा जाता था या मैं खुद कहता था रीजनल पावर है, वो सारा स्टेटस जो है आज वो सारा दांव पे लग चुका है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अमेरिका ने सेफ गेम प्ले की है ब्लेम गेम में, बल्कि वो बार बार ये कहते हैं कि डायलॉग करो आप अपने साथ। जो सबसे डैमेजिंग चीज है भारत के केस में कि प्रूफ अभी तक नहीं दे। तो मेरा ख्याल है कि वो मिलिटरीली जो रिटेलिएट भी नहीं कर पाए, वो भी उसकी वजह यही है कि प्रूफ उनके पास मौजूद नहीं है कि बाद में हम क्या करेंगे इसके बाद। और दूसरा जो उन्होंने चेंजेस किए हैं, एक कोर कमांडर कश्मीर में जो उनकी 16th रेजिमेंट के थे उनको दिल्ली वापस बुला लिया गया है। खबरों में ये भी है कि शायद उनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल पे मुश्किल है अरेस्ट होने का। लेकिन ये भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ही इज इन दिल्ली। उनको डिमोट किया गया और उसके बाद जो एयरफोर्स की जो सेकंड इन कमांड थी उनको तब्दील किया गया। और ये सारी चीजें फ्रस्ट्रेशन नजर आती है इसमें। तो मेरे ख्याल में और जो आज डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट थी उसके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन नजर आती है टू ब्लेमिंग देयर ओन फ्रेंड्स और एलाइज।
तो इसके अंदर अगर देखा जाए, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर अभी तक जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपना केस जो है वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो उनके वो जो नॉन परमानेंट मेंबर है उसमें मेंबरशिप है पाकिस्तान की। दूसरा मेरे नज़र में आपके जो इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने 3 दिन के अंदर 73 वर्ल्ड लीडरों 63 लीडरों के साथ बात करके मेरे ख्याल में उन्होंने एक नया रैकेट कैंप कर दिया है। डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी कई लोगों के साथ फोन कन्वर्सेशन की है, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से डॉक्टर इसहाक डार साहब भी मुसलसल दुनिया के साथ राब्ते में और अपना पाकिस्तान का केस बता रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने काफ़ी कुछ गेन किया है इसमें, इस कश्मीर के हादसे के बाद। और जो है भारत ने लूज तो नहीं किया, लेकिन एक्सपोज काफ़ी हुआ है मेरे ख्याल में। जो ये मेरा अपना एनालिसिस है, मैं जंग के हक में नहीं हूँ, जंगों को प्रमोट नहीं करता, ह्यूमन सफरिंग के खिलाफ हूँ। मैं बिल्कुल ये मेरा एक क्लियर स्टैंड है इस चीज़ के ऊपर चीमा साहब कि मैं तालीम और ट्रेड को प्रमोट करने वाला इंसान हूँ। मेरे दोनों साइडों पे मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई बहनें हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि कोई भी इस ऐसा मिसहैप हो जिससे लोगों को जानी और माली नुकसान हो। मेरा आज भी हीरो जो है वो सैयद आदिल हुसैन है, जिसने किसी हिंदू टूरिस्ट को अपने सैयद आदिल हुसैन है जिसने टेररिस्टों को रोकने की कोशिश की थी और अपनी जान की बाजी हार गया कश्मीर। दूसरा हीरो ऐसा था जिसने किसी हिंदू बच्चे को कमर पे उठा के सेफ्टी की तरफ लेके गया है। तीसरी मेरी हीरो वो है कि वो खातून जो कि नेवी के कमांडर की बीवी है और मुसलसल आके टीवी पर या मीडिया पे कह रही है कि कश्मीरियों और मुसलमानों का इसमें कोई कसूर नहीं है, पीस और हार्मनी से बात की। टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता, ये जो कुछ हुआ है टेररिस्ट हुआ है का एक्ट है, सीरियसली कंडेमेबल। मैं कंडेम करता हूँ, मेरी दुआएं हैं जो लोग इसमें मारे गए। लेकिन ये देखना होगा कि इस टेररिज्म से फायदा किसी का नहीं होता, किसी को मार के गेन करना कुछ नहीं होता। जंगों में भी लोग, एक कंट्री जंगें जीतते नहीं है, नुकसान ही नुकसान है इसके अंदर, मैं नहीं समझता। लेकिन ये चेंजेस सामने आपके मैंने देखा है कि दोनों कंट्रीज ने इसमें क्या खोया है क्या पाया है। आज पानी की बात हो रही है कि पानी को रोक दिया गया है, उसको किस तरह रिटेलिएट किया जाएगा। 2 मिसाइल उन्होंने पाकिस्तान ने टेस्ट कर लिए हैं। मैं पहले भी इतराज करता था, उनके नामों के ऊपर इतराज हैं, उनके नाम इन्होंने पठानों के ऊपर फिर रख दिए जिनके मैं इतना हक में नहीं हूँ, बल्कि पठान भाईजान खुद कह चुके हैं कि नाम अपने चेंज करें, ये गौरी और अब्दाली से नाम रखें। मैं अब्दाली की पर्सनैलिटी से भी इतना इम्प्रेस नहीं हूँ, और दूसरा गजनवी की पर्सनैलिटी से इतना। देवर बोथ इन्वेडर्स, देवर दोनों जुल्म करते रहे हैं लोगों के ऊपर आके। मैं उनको इतना प्रमोट नहीं करता। मैं कहता रहा मिसाइल तुमने टेस्ट कर दिया, उनका नाम मंडी मोहद्दीन गुजरात या जेल नंबर उनका नाम, लेकिन चले उनकी मर्जी है चीमा साहब। लेकिन और पैसा इतना इस डिफेंस पे लगाने का क्या फायदा है, मेरा मकसद है जब। लेकिन देखिए अब हालात ही ऐसे हैं। चीमा साहब, 2 चीजें, एक तरफ रेडिकलाइजेशन है, रेडिकलाइजेशन दोनों तरफ। मैं ये नहीं कहूंगा रेडिकलाइजेशन ये होती है कि मजहबी जुनूनियत, मजहबी जुनूनियत। यहाँ पे तालिबानाइजेशन का प्रोग्राम है सारे का सारा, ये सियासत नहीं है, जिहाद है। और दूसरी साइड पे भी मजहबी प्रमोशन इतनी है, नफरतें ही नफरतें हैं। लेकिन ये कि दुआ है कि लोग, माओ के बच्चे ना ही मरे, जुल्म ना ही। बिल्कुल ठीक होगा। तार साहब कैसे देखते हैं, गुस्सा है दोनों तरफ, पाकिस्तान कहता है छोड़ेंगे नहीं, इंडिया कहता है, इंडिया को भी वो उकसाया जा रहा है। इंडिया की, जैसे आपने वो अपोजिशन लीडर का कहा कि वो मिर्चें टमाटर लगा रहे हैं कि भाई तुमने राफेल का क्या करना है, तो वो मोदी साहब को जाहिर बात है उकसा रहे हैं। मैं देख रहा था असदुद्दीन ओवैसी कहते थे, उनका मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि भाई मोदी साहब आप तो कहते थे घर में घुस के मारेंगे, आप घर में घुस के बैठ गए हो। ठीक है, अब इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं। इधर से पाकिस्तान जो है वो एक तरफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहा है कि कहीं ना कहीं जंग को रोका जाए हर कीमत पे, लेकिन दूसरी तरफ मिलिटरली ऑफेंसिव भी है। आज पानी भी बंद कर दिया गया है। आपको लगता है कि इंडिया, देखिए पाकिस्तान कहता है कि हम प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे, लेकिन तार साहब अगर इंडिया ने अगर प्रीएम्प्ट कर दिया तो कैसे देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि शुरू आप करेंगे, ख़त्म हम करेंगे। फिर ये भी तो आपको पता है, इधर भी तो देखिए जिस तरह मोदी साहब को डिसएडवांटेज है कि अगर वो नहीं करते कुछ
तो अवाम के अंदर अनपॉपुलर हो जाएंगे। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी यही है कि अगर नहीं जवाब देते इंडिया को तो ये हमारे लीडर अनपॉपुलर हो जाएंगे। तो ये कैसे चलेगा, इसमें बैलेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है? चीमा साहब, इस दफा हालात बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट होंगे बालाकोट से, 90 डिग्री डिफरेंट होंगे। आसम मुनीर साहब की पर्सनैलिटी के बारे में या उनकी डिटर्मिनेशन के बारे में जो 2-3 आर्टिकल आ चुके हैं, और दूसरा MI6 की जो रिपोर्ट है, इज वेरी डिटर्मिन, वेरी डिटर्मिन। इस दफा अग्रेशन का जवाब इतना ज्यादा दिया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से कि मेरा मकसद है कि बहुत खतरनाक रिजल्ट आए, बहुत खतरनाक। मैं बता रहा हूं कि वो जनरल आसम मुनीर इज नॉट जनरल बाजवा, अगर इसको कहा जाए तो। वो मरने मारने वाली हालत होगी अगर रिटेलिएशन, अगर वहां से अग्रेशन है, मैं बता रहा हूं। और पूरे खत्ते के लिए खतरनाक, पूरे खत्ते के लिए। उसके बाद और देखें चीमा साहब, उसमें मेरा एक पॉइंट जरा आप प्लीज नोट करने की कोशिश करें। उधर से एक हमला किया जाएगा, इधर से 2 हमले किए जाएंगे, वहां से फिर 3 हमले किए जाएंगे, जहां से 6 हमले किए जाएंगे। इसका तो जिस तरह कहते हैं ना, जंग शुरू करना आसान होती, रोकना बड़ी मुश्किल होती है। बात तो सही। वो दोनों कंट्री जो है वो एटॉमिक है। आज बल्कि कल आर्टिकल थे कि जी पाकिस्तान के पास तो सिर्फ 4 दिन का असला मौजूद है, गोलियां मौजूद है। आज आपके डिफेंस मिनिस्टर ने उसका जवाब दे दिया, उसने कहा हमारे पास इतना असला मौजूद है, हम तो एक्सपोर्ट करते हैं असला, हम तो गोलियां बना बना के यूक्रेन को देते रहे, मजीद और भी हम देते हैं अभी भी। अब आपको पता नहीं है कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी और एबिलिटी। और तीसरी बात यह है चीमा साहब, चाइना का खुल के आना सामने, उसका कोई एंड फिर है, उसका एंड होगा। वैसे वो एक जरा सवाल कीजिएगा, इंडिया के अंदर ये बात की जा रही है कि अजरबैजान, टर्की और चाइना, ये 3 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा है पाकिस्तान के साथ खड़े हों। वो चाइनीज प्रोफेसर ने ये कहा था कि उसने कहा नोबडी शुड सेकंड गेस दिस। देखें असी भावें चीनिया जो मर्जी आंदे रहे तारड़ साहब, वो बोले हैं, उन्हें कहा नोबडी शुड सेकंड गेस दिस आयरन क्लैड फ्रेंडशिप। और उसने कहा कि हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी चैलेंज हुई तो हम बीच में घुस जाएंगे, फौज भावें ना भेजिए, बाकी अरशा भेजांगे, जो जो इनको चाहिए हुआ वो बेचेंगे। तो एक तो ये बात है। इंडिया ये कहता है कि हमारे साथ कौन खड़ा है? कोई मुल्क ऐसा जिसने कहा हो? टर्की ने तो शिप भेज दी, अजरबैजान की पाकिस्तान ने सपोर्ट की थी, आपको याद होगा आर्मेनिया की जंग के अंदर, और बड़ा उनको असला दिया, जहाज भी दिए, बड़ा कुछ दिया उनको, JF-17 भी दिए। तो आज वो कहते हैं हम आपके साथ हैं, टर्की कहता है हम आपके साथ हैं। इस पे क्या कमेंट करते हैं ये जो इंडिया ने ये बात की? जरा मैं इसको थोड़ा सवाल थोड़ा एक्सपैंड करना चाहता हूँ, फॉरेन पॉलिसी पे आ जाना चाहता हूँ। चीमा साहब, चाइना के पास चॉइस भी कोई नहीं, चाइना के पास चॉइस भी कोई नहीं। चाइना पहले ही बड़ा जो है वो अमेरिका ने उसके खिलाफ ना आइडेंटिफाई करके, टारगेट करके उनको, हालांकि आप पाकिस्तान जस्टिफाई नहीं करता रहा चाइना के साथ रिलेशनशिप। जिस तरीके से आपने CPEC में उनको जलील किया है, वो इसमें, और जिस तरह आप उनके इंजीनियर्स को मारते रहे हैं, किडनैप होते रहे हैं, आपने उनको साथ जस्टिफाई नहीं किया। चाइना के पास अब कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि इसके बाद अगला फेरा ताइवान का होगा। पहले यूक्रेन की जंग के अंदर सारी चीजें टेस्ट हो रही हैं चीमा साहब, उसके बाद यहां इस युद्ध के ऊपर जो है गेम, बड़ी बड़ी गेम होगी यहां पे भी। दूसरा चीमा साहब, भारत को यह सीखना जरूर चाहिए आज के डेट में, भारत को यह सीखना जरूर चाहिए, बांग्लादेश बहुत बड़ा पार्टनर है, उनके साथ रिलेशनशिप कोई नहीं, बिल्कुल। मैं आज बल्कि एक क्वेश्चन है चीमा साहब, रास हो ही रही है। जब बांग्लादेश के अंदर हालात खराब हो रहे थे, यहां पे जब अंदर आगे घुस के वो जो 26 लोग मारे हैं, राह किधर थी उस वक्त? क्या वजह? ये क्वेश्चन है मेरे ख्याल। लोग किसी ने जॉब रिजाइन किया अभी तक, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की भारत के अंदर? नहीं की। क्यों नहीं? किसी को फायर किया गया? बांग्लादेश का जो सारा वाकया हुआ है, अब 2 बॉर्डर है आपके, पाकिस्तान का बॉर्डर है, दूसरा बॉर्डर आपके साथ बांग्लादेश का बहुत लंबा बॉर्डर, दोनों के ऊपर हालात खराब है आपके। चाइना का बॉर्डर साथ, तीन कंट्रीज के साथ 3 फ्रंट खुल गए आपके पास इस वक्त। डिप्लोमेसी किधर गई है आपकी? अमेरिकनों ने ऑलमोस्ट, और अब वो कहते हैं JD वैंस तो हमारा दामाद है, दामाद ने वो भी क्या करें, वो 2 जंगें तो पहले उनसे कंट्रोल नहीं हो रही, यूक्रेन की और गाजा की, वो पहले वहां परेशान है।
बल्कि आज की एक नई खबर मैं बताना चाहूंगा जो मुझे पता चली, मैं हैरान हो गया। हमारे अंदर अपने पॉलिटिकल क्राइसिस है, और माइक वाट्स को चेंज करके जो एनएसए को चेंज किया गया है। हाँ, वो तो उसको अच्छा तार साहब एक बात बताएं जरा, इसमें बड़ा नहीं, चीमा साहब उसको लोगों को, कई लोगों को उसकी रीजन का नहीं पता कि चेंज क्यों किया गया। मैं बल्कि ये बताना चाहता हूं, मैं लर्न इट टुडे, कि पिछली दफा जब नेतन्याहू आए थे, उनको एक रात पहले ही इस एनएसए साहब ने सारी चीजें बता दी थी ईरान के साथ जो हम डील कर रहे हैं, बल्कि उनको बता दिया था कि आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास बैठ के किस तरह उनके साथ नेगोशिएट करना है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को जब ये पता चला है, तब उनको निकाला गया है। हमारे तो अपने घर के अंदर म्यूटनी हो रही कई चीजें अमेरिका के अंदर। उनको निकालने की वजह वो टेलीग्राम नहीं था, वो होतीज के ऊपर मिसाइल अटैक नहीं था। अटैक उनका कसूर ये था कि उन्होंने नेतन्याहू के लिए जॉब शुरू कर दी थी इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर डोनाल्ड ट्रंप। तो चीमा साहब, दर हकीकत अमेरिका के अंदर अपनी कई चीजें प्लेट के अंदर बहुत ज्यादा है। 12 साल का सोशलिस्ट एजेंडा डिफ्यूज करना, ये टारगेट है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की टेबल के ऊपर, ये है। और उसके ऊपर एक नई जंग, नया युद्ध जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन चाइना के लिए भी इट्स वेरी सेंसिटिव मैटर टू मेक श्योर कि उनके बॉर्डर के ऊपर भी नई चीजें शुरू ना हो जाए। और खासकर उनको भी पता है ना कि भारत अमेरिका को सपोर्ट करके अमेरिका को यहाँ पे हमारे खिलाफ रखना चाहता है, तो उनके लिए दे डोंट हैव एनी चॉइस। लेकिन बांग्लादेश के हालात खराब होने भारत के हवाले से, फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ, और फिर उसके बाद, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है इस वक्त सबसे हर फ्रंट के ऊपर जो भारत बैकफुट पर है कि उनके पास कोई प्रूफ मौजूद नहीं कि ये लोग कौन थे। और पाकिस्तान ने अपने चीमा साहब इस वक्त जो उन्होंने 523 कैदी हैं, उनके नाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भेज दिए हैं कि कहीं उनको पकड़ के मार के तो उनके फिंगरप्रिंट ना बना दिए जाए, उनसे बयान लेकर इनको ना बना दिया जाए कि ये मारने वाले हैं। पाकिस्तान इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। मैं जो इस चीज में मैंने देखा, अब मैं पाकिस्तानियों की एबिलिटीज पे हैरान हूं। आप चीमा साहब, मैं हैरान हूं कि डार साहब ने 63 लोगों से, मुल्कों के सदरों से, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ बात की है 3 दिन में। अब शाह, फिर जिस अच्छा तरीके से आपकी आर्मी मोबिलाइज हुई है चीमा साहब, हम क्वेश्चन शाक्ड। तार साहब, इसमें पाकिस्तान की स्ट्रेंथ अपनी जो भी है, लेकिन इंडिया का भी तो थोड़ा एनालिसिस करें ना, कि जयशंकर साहब कहते थे मैंने रशिया से तेल भी लेना है, मैंने अमेरिका की कोई नहीं सुननी, मैंने चाइना के साथ हाथ में लाना है, नॉर्मलाइज करने। अमेरिकन कहते हैं हम आपको इतना कुछ दे रहे हैं कि चाइना के मुकाबले में खड़े हों आप, और आप सारा कुछ वो करना चाहते हैं जो आप कहते हैं मेरे इंटरेस्ट में है, और फिर आप इस तरह के मौके पे कहते हैं कि हमें फ्री हैंड दो, हम पाकिस्तान पे हमला करें। जरा सुनिएगा। तो वो कहते हैं जब आपका इंटरेस्ट आता है तो आप कहते हैं सॉरी हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तो जब आप अब आप कहते हैं हमें फ्री हैंड दो, पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दो, क्यों? वो तो हमारा पर्पस सर्व कर रहा है। आपको लगता है कि इंडिया की ये जो मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, मुझे रशिया भी चाहिए, अमेरिका भी चाहिए, चाइना भी चाहिए, उसने भी तो इंडिया के लिए ऑप्शन इस खित्ते में कम किए हैं ना तारड़ साहब। बांग्लादेश एक ऑप्शन कम हुई, पाकिस्तान पहले ही नहीं था, तो ऑप्शन तो कम हुई ना। इस पर जरा कमेंट करें। चीमा साहब, फ्लोर है सारी इस पॉलिसी में, फ्लोर है। मैं बता रहा हूं चीमा साहब, मैं डॉक्टर जयशंकर का बहुत बड़ा मदाह था, मैं आज भी हूं। इज अ स्टेट्समैन, लेकिन पॉलिसीज उनकी पॉलिसी फेल हुई। इस सारी चीज के ऊपर मैं हैरान हूं चीमा साहब। मैंने आपको भी सारा, ये मैंने नोट्स लिख रहा था इस वक्त, ये मैं नोट्स लिखे हैं सारे, मैं तैयार होता रहा हूं आज के सेगमेंट के लिए आपके लिए ताकि बताया जाए कि इस कश्मीर के किसने क्या खोया है, क्या पाया है। इसमें मैं हैरान हूं। आज ये कहते थे पाकिस्तान आइसोलेटेड है, आज भारत आइसोलेटेड हुआ पड़ा। एक सिंगल जरीदा नहीं है, एक सिंगल न्यूज़पेपर नहीं है जिसने पाकिस्तान भारत के हक में कोई आर्टिकल लिखा, एक सिंगल नहीं किसी ने। बल्कि वेस्टर्न मीडिया ने दे रिजेक्टेड द फिलॉसफी ऑफ इंडिया, जो उनका पूरे, क्योंकि प्रूफ कोई नहीं है, प्रूफ मांग रहे हैं वो सारे लोग। अमेरिका प्रूफ मांगता है, इनके पास प्रूफ, होमवर्क नहीं किया चीमा साहब। ये मैं समझता हूं कि भारत के अंदर लोगों को फायर करना चाहिए। इस्लाह तभी होती है जब तक आप रिकॉग्नाइज करें कि हमारी गलती है। मैंने आपको बताया चीमा साहब, बांग्लादेश के अंदर चेंज आ रही थी, रास होया पड़ा था, इनको पता नहीं था, रिपोर्टें नहीं आ रही थी वहां पे हालात क्या होने वाले। यहाँ पे अंदर लोग घुस के जिन्होंने हमला किया है, अच्छा फिर उसके बाद चीमा साहब वो जो भाग गया, उसके बाद इनकाउंटर होते रहे उनके जंगल के अंदर।
इनकी इतनी कैपेसिटी एबिलिटी नहीं है कि उनको पकड़ सके। और जो सबसे बड़ी बात यह है चीमा साहब, पढ़े अगर मैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो कोर कमांडर इनके 16 डिव के जिनको फायर करके दिल्ली बुलाया गया है, उनकी स्टेटमेंट देखें, वो उन्होंने रिफ्यूज किया था लड़ने से। उन्होंने कहा था हम या कश्मीरियों की सिक्योरिटी छोड़ के उधर जाएंगे, पीछे से कश्मीरियों को प्रॉब्लम बनेगी, उधर हम नहीं कर सकते। उनकी एयरफोर्स जो है वो तैयार ही नहीं थी हमले के लिए, ये भी उनको इशू बने जो सेकंड इन कमांड को फायर किया गया। और मैं दूसरा उनके फौजी फौजी तो सारे चाइनीज बॉर्डर पे चले गए बड़ी तादाद में। मतलब उनकी, बल्कि आप सोच नहीं सकते, उनके एयरफोर्स की इतनी इल सिचुएशन है, हेलीकॉप्टर गिर रहे हैं उनके, हेलीकॉप्टर उनका पूरे के पूरा वो जो 3-400 उनका जो हेलीकॉप्टर है वो इस काबिल ही नहीं है कि उड़ सके। मैं कहता हूँ इंडिया एक्सपोज्ड हुआ है बड़े पूरे तरीके से। दे नीड टू वर्क ऑन इट मैटर, दे नीड टू फायर पीपल दोज आर रिस्पांसिबल। और उसके बाद ये कि सारी चीजों को असेस करके दोबारा इस चीजों पे काम करें। बल्कि मैं चीमा साहब हमेशा तालीम और ट्रेड के ऊपर तवज्जो देता हूं। मैं समझता हूं कि इफ यू वांट टू काउंटर चाइना, ट्रेड पे तवज्जो दें। चाइना की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि उन्होंने पिछले 30 साल के अंदर किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बने, उन्होंने अपनी इकॉनमी पे तवज्जो दी। आज अगर आपने भी चाइना बनना है, आपने पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए ये लेसन है कि अपनी तालीम, लोगों पे तालीम पे और ट्रेड के ऊपर तवज्जो दें। ये दूसरे मसाइल ऑटोमेटिकली उसके हल हो जाएंगे। उसके साथ बांग्लादेश को भी चाहिए चीजों को लर्न करें। जंगें हल नहीं है उदारा, दुनिया में जिन लोगों ने भी जंगों के तवज्जो दी है वो नहीं कर पाए। जर्मनी आपके सामने है, देखें सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस रैपिड तरीके से उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज करके अपने आप को तरक्की दी है। खुदारा जंगों से इज्तनाब करें, झगड़ों से इज्तनाब करें, इसका कोई फायदा नहीं है। एक हमला करेंगे उसके 2 जवाब आ जाएंगे, 2 हमले करेंगे 4 जवाब आ जाएंगे, इसका एंड कोई नहीं है। माओ के बच्चे बचाएं, उदारा मैं यही इस पर, बल्कि मैं मुसलसल आज भी इसी पॉलिसी को प्रमोट करने की रिक्वेस्ट करूंगा। तालीम और इंडस्ट्री और हार्मनी और प्यार मोहब्बत से 4 जंगें आपने लड़के जो देख ली, प्यार मोहब्बत को भी एक चांस देने की कोशिश करें। इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन ये बल्कि इसको अपॉर्चुनिटी समझ के लर्न करें, बजाय कि आप ग्रोइंग पेन समझते हैं। मेरे ख्याल में आज, पहले मैं समझता था कि सारा कुछ सो स्ट्रॉन्ग है, दे आर इनविंसिबल, लेकिन मेरे आज मैं उस चीज को जवाब दूंगा, ग्रोइंग पेन्स थी, टू मच कॉन्फिडेंस था मेरे ख्याल में कि लेकिन आज डॉक्टर साहब ये भी बात पता चली कि इंडिया सिंगल हैंडेडली ऑपरेट नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। उसको सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट वो सपोर्ट उसको वेस्ट से चाहिए थी। इंडिया ने इतनी ज्यादा डिप्लोमेसी की, G20, जिस दैट ब्रिक्स, SCO, लेकिन वो सपोर्ट नहीं आई जो उनको आनी चाहिए थी। पाकिस्तान के बारे कहते सासी विल है, इनू पुछदा कोई नहीं, ये भुखे मर चले, सानू कर्जा लै दियो, दुनिया कहती असी तुहाडे नाल हां। ये भी तो ताड़ साहब एक थोड़ा मैं सा मैं है। अब मेरे लिए आई हैव लर्न मेनी थिंग्स। मैं खुद इस चीज को, मैं चीमा साहब हैरान हूं, ये सारी चीजें मेरे लिए भी नई हुई हैं। मैं समझता था कि इंडिया इज वे अहेड इन डिप्लोमेसी, इंडिया इज वे अहेड इन एवरीथिंग, लेकिन एक्सपोज हो गई चीजें। बिलखसूस मैं जो देख रहा हूं उनकी राफेल का सेटअप उनका देख रहा हूं, उनके हेलीकॉप्टर देख रहा हूं, मोराल देख रहा हूं लोगों का कि वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आर्मी जो है वो कंफ्यूज है, लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस चीजों से, और दूसरा जो टाइमिंग भी गलत है मेरे ख्याल में। टाइमिंग भी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं और 2 जंगें पहले लड़ रही हैं, टाइमिंग को भी आपको देखना होगा कि टाइमिंग वाज नॉट राइट, इट वाज नॉट गोइंग इन फेवर ऑफ इंडिया। टाइमिंग भी ठीक नहीं है, इसलिए कोई किसी कंट्री ने उनके साथ खड़े। और दूसरा फंडामेंटल चीज मतलब जब प्रूफ ही नहीं है आपके पास, आपके फिक्शन के ऊपर, आपके सिर्फ फिक्शन के ऊपर, आपके सिर्फ गैस के ऊपर दुनिया क्यों लड़े? आप गैस कर रहे हैं। और दूसरा एक ये बात है चीमा साहब, शेर आया हर 4 साल के बाद एक ऐसा वाकया होना जिसके प्रूफ ना होने। और आपके अब ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो बड़ा सिंपल कह दिया, ये अपना इंटरनल प्रॉब्लम है, डायलॉग करोगे एक दूसरे के साथ। लेकिन दर हकीकत उसके पीछे यही बातें हो रही हैं कि यार हर 4 साल बाद कोई ना कोई वो मैं आपको थोड़ी सी इनसाइड खबर दूं, मुझे अगले दिन किसी दोस्त ने शेयर की मेरे साथ। उसने कहा इंडिया की सारी पॉलिसी थी डी हाइफनेशन की, कि हमें पाकिस्तान के साथ लिंक ना करें। बिल्कुल। मार्को रूबियो ने जो सब कुछ किया ना, मार्को रूबियो की जो स्टेटमेंट थी, एवरीथिंग वाज रीहाइफनेशन, के डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खोलो, उसके बाद डी एस्केलेशन करो, डायलॉग करो, आपस में इन्वेस्टिगेशन में एक दूसरे को सपोर्ट दो। इसीलिए तो जयशंकर साहब कह रहे थे हमें प्रीचर नहीं चाहिए, पार्टनर चाहिए।
वो कह रहे हैं कि तुम हमें प्रीच कर रहे हो, मैं तुम्हें पार्टनर समझता हूं, तुम मेरे कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो। जून 2023 में मैं उधर अमेरिका में ही था, तब तार साहब आपको याद होगा 2 साल पहले शादी पे जब आए थे, तो मैं उधर, मोदी साहब व्हाइट हाउस गए, ऐसी भी शुगली शुगली होते, आपने खाना डिनर रखा हुआ था, तो मैं डिनर से पहले जो है उधर व्हाइट हाउस चला गया, मोदी साहब फिर रहे हैं, वो सारे मैंने प्रेस रिलीजेस पढ़ी, उसमें लिखा था कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। आज वो कहते हैं कि हम तुम्हारे पार्टनर तो हैं पर हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। वो इंडिया के अंदर इस चीज का गुस्सा है, ये मैं वो गुस्सा है कि होना चाहिए। रिहाइड्रेशन करा दी है और दोबारा इंडो पैसिफिक पे, पाक इंडो पाक पे आ गए हैं। पहले वो कहते थे ये एफ पैक है, ये हमारे जो डिप्लोमेट है ना वो इसको ऐसे रीड कर रहे हैं कि दिस इज अगेन फ्रॉम एफ पैक टू इंडो पैक। तो ये अमेरिका ने छलांग मारी है और जिस पे इंडिया को गुस्सा है। बहुत ठीक होना है। चाहिए चीमा साहब, मैं और वो कह रहा कह हूँ। रहे हैं, एक और पॉइंट डॉक्टर साहब आपको ऐड करता, जो आपकी पॉइंट को ऐड करते हुए, इंडिया ने एक और भी किया है, वो तमाम मीडिएटर्स को कह रहा है थैंक यू बट नो थैंक यू, मैं आपकी मीडिएशन में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। मलेशिया को, ईरान को, सॉरी मैं नहीं उनसे बात करनी, सॉरी, बल्कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को कहा है कि तुमने मेरे पास आना है, इस्लामाबाद आए हुए थे, उन्हें कहा वापस जाओ फिर आओ हमारे पास। तो लोगों को गुस्सा तो लगता है ना अंदर खाते ताड़ साहब, बातें तो फिर लोग होती तो है ही है। नहीं चीमा साहब, इसमें लर्न करना चाहिए इनको, एंड दे नीड टू लोअर देयर एंगर, और सारा कुछ एडमिट करें कि गलतियां हो गई हैं, आगे चलने की कोशिश की जाए, बजाय कि किसी चीज में इतना अपने आप को हंग कर लेना। कि देखें आज अगर देखा जाए, कहते हैं जी वो अपनी कमिटमेंट, क्या एक नया लफ्ज इनको कमिटमेंट में हंग अप हुए पड़े हैं कि जी वो हैव टू रिटेलिएट। ना रिटेलिएट करें, क्या फर्क पड़ता है, इन्वेस्टिगेट करें। जब तक शवाहिद नहीं मिलते, दोनों कंट्रीज मिलके इस चीज को ढूंढे, और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सजा दी जाए। जॉन बोल्टन ने कल कहा है उधर टाइम्स नाउ इंग्लिश इंडिया के टीवी पे, उसने कहा है कि यू मस्ट हैव सफिशिएंट एविडेंस टू कन्विंस द वर्ल्ड। जॉन बोल्टन फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ईरान का हॉक है, ट्रंप साहब का एनएस से रहा है, उसने कल कहा है, उसने कहा पहले एविडेंस इकट्ठी कर लो दुनिया से सपोर्ट लेने से। सो इंडिया, देखिए इंसिडेंट हुआ है, हम उस इंसिडेंट को दहशतगर्दी कहते हैं, हम उसको कोई उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बट एट द सेम ये कोई बात नहीं है कि इंसिडेंट हो आप सारा टाइम चढ़ाई कर दे पाकिस्तान के ऊपर, मीडिया में शुरू हो जो पाकिस्तान के ऊपर, और फिर बैठ के कहो ये तो हमने बात भी नहीं सुननी, हमें ब्लैंक चेक दो। तो मेरा ख्याल है इस दफा इंडिया को, इंडिया ने जो अपनी मल्टी अलाइनमेंट एंड फ्री फॉरेन पॉलिसी की थी, दुनिया ने उसको बता दिया कि अभी यू यू आर नॉट एट एट उस लेवल पे आप नहीं है कि आप फ्री हैंड हम आपको दें। अगर आपने पाकिस्तान पे हमला करना है तो करके देख लें। और ये जेडी वैंस ने कहा था कि कुछ इस तरह का देख लेना, ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ना बन जाए, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन चीमा साहब तो देखें, अगर प्रूफ दें तो हो सकता है वर्ल्ड सपोर्ट दें इनको हमले के लिए, लेकिन वर्ल्ड दुनिया के सामने सॉलिड स्पोर्ट्स, सॉलिड एविडेंस रखें, इनके पास शवाहिद रखें। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। Anyhow, thank you very much, Sajid Tarat Saab, sir. It is always pleasure talking to you, sir. बहुत का बहुत। Thank you, thank you.